उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे की। दौरे के पहले दिन शाम को मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में लगने वाली खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में ही सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रवि गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के अधिकारी और किसान भी भाग लेंगे। सीएम के गोरखपुर आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो गोरखपुर से संवाददाता प्रेमचंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है, तो इस दौरान उनके वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम लगे हैं? अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की है। बैठक में क्या कुछ बातें कर आई हैं? वो लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। ऐसे में जो कल की बात की जाए तो 14 नवंबर को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रवि गोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जिसमें जो है अधिकारी और किसान भी इस दौरान भाग लेंगे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी होता है तभी वो जो है सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हैं। ऐसे में जो रबी की फसल है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो किसानों के साथ बैठक करेंगे और उनके संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे। जी, यानी रवि गोष्ठी का कार्यक्रम है कल, उसमें अधिकारियों के साथ बैठेंगे और कार्यक्रम में बैठेंगे और वहां पर गोष्ठी करेंगे। फिलहाल और क्या कुछ बैठक में आज क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं प्रेमचंद्र? देखिए, जो मेला है, जो गोरखनाथ मंदिर में वर्षों से चली आ रही परंपरा है, वो जो है क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं। गोरखपुर से सटा हुआ ही नेपाल बॉर्डर है, उसके बगल में ही जो बिहार का जिला है, वहां से जो है जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। ऐसे में जो संख्या होती है वो काफी श्रद्धालुओं की संख्या होती है, तो लिहाजा मुख्यमंत्री कोई भी तो लिहाजा अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक में जो है वो अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरीके से जो है मंदिर में किसी भी जो सुरक्षा है उसका जो है दायरा न टूट पावे और किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। लिहाजा वो बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। यानी बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए भी चर्चा हुई है। फिलहाल ये अहम जानकारी देने के लिए प्रेमचंद्र आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि मैनपुरी पहुंचे यूपी एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यहां लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। एसपी अपनी मैनपुरी को गढ़ मानती है, लेकिन इस बार एसपी के किले को गिरा दिया जाएगा। बता दें आपको कि मैनपुरी से इससे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सांसद थे, उनके निधन के बाद यह सीट खाली है। मीडिया का आकलन होता है, अपने तरीके चर्चा करते हैं, वो उस पर हम लोग क्या रोक नहीं। आपके मतलब बहुत कम समय रह गया, अभी तक प्रत्याशी उतारा नहीं गया और लंबा क्षेत्र, तो किस प्रकार से आप चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव नहीं रहेगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव रहेगा और आज आप जाके दिखाइए सेक्टर तक, मंडल तक लगातार बैठकें, तैयारी शुरू हो गई है, कार्य शुरू हो गया, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, उसका पूरी व्यवस्थित हो गई है। कहाँ कार्यालय बनना है, कहाँ चुनाव लड़ना है, कौन कहाँ प्रभारी होगा, कौन क्या देखेगा, वो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चालू है। मंत्री जी, एक तरफ सहानुभूति कर्म भूमि का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी पार्टी भी उस नेता को, दिवंगत नेता को सम्मान देती है, तो सहानुभूति हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन आप जब जनता के मुद्दों बीच जाते हैं तो किन किन मुद्दों पे अब की, इससे पहले कुछ महीने पहले आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था और काफी अच्छी फाइट भी रही थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी में इससे बड़ा चेहरा नहीं था। दो बिंदु आप
याद केवल कर लें। 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मैं समझता हूँ उन्हीं के नाम पे अगली पीढ़ी खा पी रही है, वो स्वयं प्रत्याशी थे। उन्होंने कहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, उससे ज़्यादा सहानुभूति का कोई मुद्दा नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था सभागत, उसके बावजूद कुछ हजारों पे आ गए थे। जो भी हमेशा जो जीत लाखों में हुआ करती थी वो घट करके हजारों पे आ गई थी। आज उनके दिवंगत हो जाने के बाद नेताजी के, आज वो समाजवादी पार्टी का एक काल खत्म हो गया। प्रतापगढ़ से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कातिलों को आजाद करने पर बोले सांसद प्रमोद तिवारी, कहा कि देश की आजादी के बाद राजनीति में ऐसी गिरावट का नहीं मिल सकता है कोई अन्य उदाहरण। शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ स्थित मीरा अस्पताल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। कि जो अब तक मैंने लोगों से पूछा है कुछ जिलों में, उसके अनुसार वहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस बनाम भाजपा है। लोगों ने मन बनाकर आम आदमी पार्टी जो एक तीसरा मोर्चा बनने की प्रयास कर रही थी, उसको बाहर कर दिया है। क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है, एक तो वो उनके खिलाफ गया और दूसरा लोगों को लगा वो कटुआ पार्टी, तो इसलिए लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है। मुझे आशा है कि वहाँ परंपरा कायम रहेगी। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, पिछली बार बीजेपी थी, इस बार कांग्रेस। प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करें डेंगू या वायरल फीवर की, तो हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाती है। वहीं जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के साथ वायरल फीवर के मरीजों की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ताजा मामला हापुड़ के औरंगाबाद का है, जहां पर पिछले एक हफ्ते में बुखार की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की आंखें खुली और गांव में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। वहीं क्षेत्र के विधायक ने गांव में जाकर और सभी को बेहतर इलाज दिलाने की बात कही है। आपको बता दें कि सरकार ने बुखार और डेंगू को लेकर गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि बढ़ते आंकड़ों को लेकर विभाग क्यों नहीं जाग रहा। अगर विभाग जागरूक होता तो शायद यह मौत ना हुई होती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दूसरा पिथौरागढ़ का दौरा है, जहां पर सीएम एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली स्कूली छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे, जिसके बाद वह जनपद स्तर के उच्चाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों बैठक करेंगे। हम आपको बता दें कि कल सीएम धामी ने जिले का भ्रमण कर जन संवाद किया था और साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों से मुलाकात की और प्रबुद्ध नागरिकों से बातचीत भी की, जिसके बाद वह विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बता दें आपको कि पिथौरागढ़ जाने से पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा कार्यों के बाद पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि अपने पिथौरागढ़ दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवी सिंह मैदान में शरदोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ को विकास की कई योजनाओं की सौगात भी दी है। कई योजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। इस दौरान सीएम धामी शरदोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों को भी देखा। शरदोत्सव में लगे स्टॉलों में उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों को रखा गया है, साथ ही हस्तकरघा से निर्मित विभिन्न वस्तुओं को भी रखा गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड की सीमांत जिला है और सीमांत ज्यादा सुविधाएं मिले, इस दिशा में उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उनतीस नवंबर से गैरसैंण के बजाय देहरादून में होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र को देहरादून में कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और वहीं अब कांग्रेस की वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सिवा आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं
आता है। आखिर ऐसा था तो फिर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया? उसको नाम देने का काम किया है और कांग्रेस गुमराह करती रही। कांग्रेस ने कभी भी गैरसैंण की सुध नहीं ली, कहती हमने बिल्डिंग बनाने का काम किया। अरे आपने बिल्डिंग बनाने का काम किया तो उसको नाम क्यों नहीं दिया, उसको राजधानी घोषित क्यों नहीं किया, उसको ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन राजधानी क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस को जो करना था वो उसने किया नहीं है। आज इस तरीके के बयान दे रही है, लोगों का काम कर रही है। जहां विधायक चाहते हैं, जहां विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति चाहती है, सब बैठकर डिसाइड करते हैं। और जो भी अभी निर्णय हुआ है देहरादून में सत्र करने का, ये विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुआ है, जिसमें विपक्ष के प्रमुख नेता थे। सभी लोगों ने तय किया कि शीतकालीन जो सत्र है वो देहरादून की विधानसभा में किया जाए और विधानसभा अध्यक्ष ने वो निर्णय लिया है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की। नवाजुद्दीन ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक लोकेशन है, इसीलिए उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को आकर्षित करता है। इस मौके कहा कि उत्तराखंड में रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्मों की शूटिंग के लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। हम आपको बता दें कि इन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी चंबा, मसूरी और देहरादून में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे और कई अन्य कलाकार भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। नए आयाम गढ़ रहा है। हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 नाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर का। चितगांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। भदोही जिले के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा लगातार बढ़ती जा रही हैं। विभिन्न मामलों में जेल में बंद संपत्तियां लगातार कुर्क हो रही हैं। इसी क्रम में प्रशासन ने एक बार फिर से प्रयागराज स्थित उनके पैतृक गांव चांद खमरिया में 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्की की है। प्रशासन का कहना है कि गिरोह बंद अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत कार्रवाई की गई है और अब तक को कुर्क किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि विजय मिश्रा पर करीब 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। शासन स्तर से जो चिन्हित माफिया हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। उस कार्रवाई के अंतर्गत विजय मिश्रा जो इन्होंने अपने परिजनों के नाम, अपने पारिवारिक जनों के नाम अपराध से अर्जित संपत्ति से इन्होंने थाना प्रयाग जनपद प्रयागराज 23 बीघे जमीन की,
जिलाधिकारी महोदय जनपद भदोई के आदेशानुसार वो गैंगस्टर एक्ट के तहत उस संपत्ति जिसकी कीमत 10,65,75,000 है। अधिकारियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी, एटीएस और इनकम टैक्स विभाग की समांतर रूप से सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि अब तक 3,64,00,000 का कैश बरामद किया गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। पुलिस का कहना है कि अहमदाबाद, सूरत और कोलकाता के ठिकानों पर आरोपियों को लेकर पूछताछ करेगी। एजेंसियों को सूरत और दिल्ली के कुछ व्यापारियों की भी तलाश है। हाल में ही AR फंड के नाम पर ब्लैक मनी को वाइट करने का बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ है। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में निफ्टेक ग्लोबल कंपनी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी 18 महीने में पैसा जमा करने के बाद दोगुनी रकम लौटाने का लालच देकर करोड़ों रुपए की संपत्ति को इकट्ठा कर ली। लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने फर्जीवाड़े में शामिल कई आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है और साथ ही अब तक करीब 25 करोड़ कुर्क की जा चुकी है। कासगंज में बीते 8 नवंबर को फायरिंग कर युवक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने हजारा नगद से गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने तमंचा, कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। शातिर अपराधी के ऊपर लूट, हत्या समेत 20 संगीन मामले दर्ज हैं। पड़ोसियों द्वारा मोहल्ले की बिक्री न करने के एवज में शातिर अपराधी ने शहर पीरछल्ला मीट मार्केट में जमकर फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। जालौन के कालपी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कागज और कीमती सामान जलकर राख हो गया। बरेली में बीसीसीआई द्वारा पहली बार अंडर 19 क्रिकेट कूच बिहार ट्रॉफी मैच का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय क्रिकेट मैच का उद्घाटन प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार द्वारा किया गया। मैच नागालैंड और यूपी टीम के खिलाड़ियों के बीच खेला जा रहा है। वहीं मैच का आयोजन SRMS मेडिकल कॉलेज के स्टेडियम में किया गया। साथ ही मैच शुरू होने से पहले वहां मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों का तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार खेलों को प्रोत्साहन दे रही है और हर जिले में स्टेडियम बनाने का काम कर रही है। इस मैच का आयोजन करा के पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है हमारी SRMS की हो या बरेली क्रिकेट एसोसिएशन की, गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आज अंडर 19 का कूच बिहार का मैच यहाँ पे हो रहा है। और निश्चित तौर पे हो सकता है नहीं दोनों टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हों, कल में से कोई सचिन तेंदुलकर, धोनी या विराट कोहली जैसे नाम के खिलाड़ी हो सकता है आगे हमें मिले। और मैं सभी के सहयोग के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और खिलाड़ियों को वो बेस्ट विशेष देता हूँ कि वो अच्छा मैच खेलें। उत्तर प्रदेश सरकार खेलों को महत्व देने का काम कर रही है। देश में, दुनिया में खेल के नाम से देशों की पहचान होती है और आज बरेली की पहचान वैसे भी है, लेकिन खेल के नाम से मैं देवमूर्ति जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने नागालैंड और उत्तर प्रदेश की टीम का यहाँ जो प्रोत्साहन देकर खेल में आयोजन किया उसके लिए बधाई। मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके संस्थापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने मैदान इस योग बनाया कि BCCI ने चयन किया और यहाँ पर कूच बिहार ट्रॉफी का मैच हो रहा है जो इस समय हम लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि खेल के क्षेत्र में एक अच्छी प्रगति है और इस आने वाले समय में बरेली का स्थान अभी तक जो इंडोर खेल के रूप में था इन खेलों में भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। जैसे अभी हमारी जानकारी में आया है, फुटबॉल के लिए भी यहाँ पर मैदान श्री देवमूर्ति जी बता रहे थे बनाया है। निश्चित रूप से बरेली एक अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बनाएगा।
गाजियाबाद स्थित ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। गेम का आयोजन देवभूमि युवा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें करीब 14 टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट 2 दिन चलेगा और इसमें कई युवा भाग ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि सभी खिलाड़ी जिले के अलग अलग स्कूल के छात्र हैं जो यहां आकर खेल खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि खेल का उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना और खेल में भी भाग लेकर देश का नाम रोशन करना है। साथ ही विजेता टीम को इनाम के तौर पर नगद और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 22वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोग इसको कराते हैं। पूर्व में भी हम जैसे हर साल क्रिकेट का आयोजन कराते थे, तो इस साल थोड़ा सा हमने ट्रेंड चेंज करा है और देखते हैं कि जिस तरह वॉलीबॉल का, फुटबॉल के खेल थोड़े पिछड़ से रहे, क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा, तो हमने वॉलीबॉल को कहने को इनकरेज करने के लिए ये स्टार्टअप किया है इस बार। कितनी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट ली? अभी यहाँ पे 12 से 14 टीमें पहुँच चुके हैं और अभी देख भी रहे होंगे कि बहुत अच्छे टूर्नामेंट चल रहे हैं, बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं, तो ये अभी चल ही रहे हैं यहाँ पे टूर्नामेंट। हर साल 14 नवंबर को मनाया जाने वाला बाल दिवस के मौके पर लखनऊ के स्कूलों और अन्य स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के अलीगंज स्थित CSDS प्ले स्कूल में भी बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में वैज्ञानिक क्राफ्ट, डॉल मेकिंग और पपेट शो जैसे कार्यक्रम किए गए। स्कूल के प्रिंसिपल सर रायू परालीकर ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के बारे में बच्चों को बताया, साथ ही उनकी प्रतिभा को सराहा। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया वरिष्ठ परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती कुमकुम राय चौधरी सफल सोच के चलते आज ये स्कूल संचालित किया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों के अभिभावकों ने भी आयोजन की जमकर प्रशंसा की है। चिल्ड्रंस डे मेला आयोजित करने का हाँ, चिल्ड्रंस डे मेला आयोजित करने का कारण ये था कि बच्चों को ये पता चले कि ये दिन उनके लिए खास मनाया जाता है और हम ये चाहते हैं कि बच्चे आए यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त बिताए। जैसे आप यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स ने स्टॉल लगाए हैं। कोई टीचर ओरिगामी बच्चों को करके दिखा रहा है, सिखा रहा है। साइंस विद फन का हमारा एक स्टॉल है जहाँ पे इजी एक्सपेरिमेंट्स पेरेंट्स को हम सिखाएंगे कि वो घर पे साइंस बहुत मज़ेदार तरीके से कैसे सिखा सकते हैं। और पपेट्स का एक स्टॉल है जहाँ पे टीचर्स बच्चों को पपेट्स बनाना सिखा रहे हैं। उसके अलावा खाने के स्टॉल्स हैं और बहुत मज़ेदार चीज़ें यहाँ पे बच्चे ओपन माइक पे गा सकते हैं, अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्टेज हमने बच्चों को प्रोवाइड किया है कि हर एक बच्चा जो चाहता है कि वो आके अपनी कला का प्रदर्शन करे, सबके सामने आके बिना डरे अपनी जो भी प्रेजेंस है वो लोगों को महसूस कराए कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। तो हमने एक ओपन स्टेज है कि जो चाहता है वो आए यहाँ पे अपनी कला प्रस्तुत करे। तो हम हर तरीके से बच्चे को स्पेशल फील कराना चाहते हैं कि उसके लिए हम सब है यहाँ पे और दे आर द सेलिब्रिटीज टुडे। माय नेम है अरुणिमा सिंह। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? CP2 में। आज अच्छा सा चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? क्या कर रही हैं आप इसमें? बहुत अच्छा। क्या है आज? एनुअल फंक्शन, चिल्ड्रंस डे, मेला। पूरा एक साथ बोलो। आज चिल्ड्रंस डे मेला। और कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है? यस। क्या अच्छा लग रहा है बेटू? मेरे को यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ उसको सिखाने में अच्छा लग रहा है। एंड एंजॉय क्या कर रहे हो आप? बताओ। एंजॉय में स्टेज पे डांस करना एंड सिंगिंग करना।
चिल्ड्रंस डे पे यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे थोड़ा सा जागरूक होते हैं। बहुत अच्छा रहा यहाँ का वो। आपको हकीकत में बताना चाहता हूँ कि इस तरह का मेला इस कॉलोनी में और वो भी इस पार्क में बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट है और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस पार्क को इतनी अच्छी तरीके से सजा दिया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए हर व्यवस्था है और CSDS जूनियर जंक्शन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। टैलेंट शो हो जाए, चाहे टैटू पेंटिंग हो, चाहे साइंस विद फन हो, पपेट मेकिंग हो और खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और हम चाहते हैं कि इस कॉलोनी के बच्चों में जरूर एडमिशन कराएं, उज्जवल करें। अरुणिमा सिंह। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? CP2। CP2 में आज अच्छा था। मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वह कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तैयारी शुरू हो गई है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को सैफई पहुंचे। उन्होंने मैनपुरी से आए लोगों के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की और उधर शनिवार की शाम सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ बैठक की। सीएम ने उपचुनाव की तीनों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की चर्चा की और पैनल तैयार किए। बीजेपी के नाम फाइनल करके दिल्ली टीम को भेज दिया। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सोमवार शाम या मंगलवार की सुबह दिल्ली में राष्ट्रीय टीम से भी मुलाकात करेंगे। और बात करेंगे मैनपुरी स्थित सहारा समय संवाददाता विजय अम्बेस से। विजय, क्या कुछ अहम जानकारी है? सोमवार को नामांकन किया जाएगा और उधर बीजेपी ने भी प्रत्याशियों की लिस्ट बना ली है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, हम बता दें आपको कि मैनपुरी में कल जो उपचुनाव है 2022 का और मुलायम सिंह यादव के ईश्वरी होने के बाद ये 5 तारीख को वोटिंग है और 10 तारीख से 17 नवंबर तक नॉमिनेशन चल रहा है। तो इसी क्रम में कल समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव कल अपना नामांकन कलेक्ट्रेट पर भरेंगी। और कल जैसा कि आज अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वो सभी आ गए हैं, कल वहां से डिम्पल यादव कार्यालय आएंगी मैनपुरी और कार्यालय से ये सीधा नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगी। इनके साथ रामगोपाल यादव, सांसद पूर्व धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, ये सारे पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कल हमारी बात हुई थी, जयवीर सिंह मंत्री है, पाठक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही कुछ प्रत्याशी घोषित करेंगे मैनपुरी में और मैं नकलू जा रहा हूँ, लखनऊ से वापस आऊंगा तो वो दूल्हे के साथ लेकर आऊंगा। और उन्होंने कहा कि टक्कर नहीं बीजेपी जीतेगी। जैसा सभा की बात करें, समाजवादी पार्टी पूरा डिम्पल को लाके ये साफ कर दिया कि यहाँ से नेताजी की जो बारिश है वो डिम्पल यादव रहेंगी। जी बिल्कुल, यानी एकदम सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। विजय, फिलहाल ये अहम जानकारी के लिए विजय। हाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।